हेलो नर्सिंग स्टूडेंट, टुडे आई एम टेकिंग द थर्ड लेक्चर ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन चैप्टर्स ऑफ साइकोलॉजी। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन के बारे में कि ये दोनों क्या होता है, मेंटल हेल्थ क्या होते हैं, मेंटल हाइजीन क्या होते हैं। तो एक मेंटली हेल्दी पर्सन कैसा होता है, उसके साइकोलॉजी कैसा होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं, फीचर्स कैसे होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में जो हमने मेंटल हेल्थ में देखा था। नेक्स्ट देखा था मेंटल हाइजीन कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन रहने के लिए हमें क्या क्या चीज करने पड़ते हैं। उन सारी चीजों को जो है हमने मेंटल हाइजीन में देखा था। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आने वाला है उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है डिफेंस मैकेनिज्म। क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म। तब ये डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस का मतलब होता है अपने आप का बचाव करना, और मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? प्रोसेस। तो साइकोलॉजी में ऐसा क्या चीज है जो हमको बचाव करना है? यही चीज अगर नॉर्मल लाइफ में होता, कोई तुमको मारने के लिए आता, कोई बंदूक लेके आता, पिस्टल लेके आता, गन लेकर के आता, या फिर तलवार लेके आता, तो तुम उसको बचाव कर सकते थे कुछ अलग अलग तरीकों से। अब साइकोलॉजी में हमें क्या डिफेंस मैकेनिज्म सीखना है ना? अब यहां पे क्या होता है, बहुत सारे लोग जो इसको समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ाते नहीं है, छोड़ देते टॉपिक को, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो यहां पे क्या होता है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सपनों का भंडार होता है, बहुत सारी चीज सोचते रहते हो, कुछ ख्वाबें होती है ना? अब उनके टूटने के बाद तुम अपने आप को हैंडल कैसे करते हो, उस एंजाइटी को, उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हो? झूठ बोल के, कुछ और बोल के, कुछ और करके, उसी चीज को कहते हैं हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म। नहीं समझे? नहीं समझे? अपने आप को बचाना, चाहे झूठ बोल के, चाहे कुछ और करके, चाहे दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करके, ताकि तुम्हारा माइंड जो है पीसफुल्ली रह सके। क्या रह सके? पीसफुल्ली रह सके। उसी को बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट चलते जाएंगे, एक एक करके सारी चीज को पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल को देखेंगे, तुमको नोट करना है, और जो एग्जाम्पल बोलूंगा उसको थोड़ा अपने लैंग्वेज में लिखो ताकि तुमको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पे देखते हैं डिफेंस मैकेनिज्म का इंट्रोडक्शन। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन। तो यहां पे सबसे पहला लाइन जो आ रहा है वो कह रहा है कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी। क्या है भाई? साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी यूज्ड बाय द अनकॉन्शियस माइंड। कौन सा माइंड? अनकॉन्शियस माइंड, टू मैनिपुलेट, डिनाय और डिस्टोर्ट रियलिटी। देखो यहां पे क्या कह रहा है, वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी किसके द्वारा यूज हो रहा है? अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा यूज हो रहा है। कॉन्शियस माइंड के द्वारा यूज नहीं हो रहा है। कॉन्शियस माइंड मीन चेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड मीन अवचेतन मन, जिसपे जो है मेरा कंट्रोल नहीं होता है, दिमाग खुद ब खुद करता है। तो अनकॉन्शियस माइंड का वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी टू मैनिपुलेट, डिनाई एंड डिस्टोर्ट रियलिटी, मतलब जो हमारा रियलिटी है उसको मैनिपुलेट कर देगा, गलत गलत तरीके से बनाएगा, या फिर उसको डिनाई कर देगा, नहीं ये चीज नहीं हो रहा है, या फिर उसको डिस्टोर्ट कर देगा, अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ देगा। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी जो अनकॉन्शियस माइंड का है उसी को बोलते हैं क्या? डिफेंस मैकेनिज्म। आगे हर एक चीज को हम लोग देखेंगे, पहले ये समझे ये अनकॉन्शियस माइंड का काम है। नेक्स्ट का राइट इज एल्सो नोन एज ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। क्या है? ईगो डिफेंस मैकेनिज्म और ईगो कोपिंग मैकेनिज्म। ठीक है, अब यहां पे तुमको अब ये नहीं पता होगा कि ईगो क्या होता है, तो पुराना लेक्चर जाके बना हुआ है उसमें जाकर के देखो ईगो क्या होता है। फिर भी मैं थोड़ा सा देता हूं। तीन चीजें होती है जो कि फ्रॉइड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, फ्रॉइड कॉन्सेप्ट हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन फ्रॉइड कॉन्सेप्ट के द्वारा जो है तीन चीज दिया गया था जिसके माध्यम से साइकोलॉजी जो है बहुत आगे बढ़ा था। इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड का मतलब क्या होता है, ईगो का मतलब क्या होता है, सुपर ईगो का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में समझते। एक छोटा सा बच्चा वो जिद करता है मेरे को ये खिलौना चाहिए तो चाहिए, उसको नहीं पता घर का कंडीशन क्या है, क्या होने वाला है, कोई कुछ कर रहा है क्या, आई डोंट नो एनीथिंग, बस आई वांट देन आई वांट। बच्चा का ये होता है। ओके, एक होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है कि भाई मेरे को भगवान बनना है, बहुत ही अच्छा काम करना है, अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर मैं ये काम नहीं करना चाहता तो ये काम नहीं करूंगा, एकदम अच्छे तरीके से। तो अपने आप को बहुत अच्छा बनाकर रखना, दैट इज द सुपर ईगो। लेकिन एक बीच में आता है ईगो। सो क्या है कि हमको जो चाहिए वो तो चाहिए ही, लेकिन सिचुएशन को देख के, अलग अलग चीजों को देख के, फैक्टर्स को देख के जो है हम अपने मन को जो है वो दबा लेंगे, या फिर उसको सिचुएशन के हिसाब से हम लोग काम करने में लगाएंगे। तो डेट इज द ईगो। ओके, तो वहां पर जो यही कह रहा है कि ये एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, यहां पे ईगो काम करता है, और ईगो कोपिंग मैकेनिज्म है जो तुमको बचा के रखता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस, इसका पर्पस क्या है?
तो कह रहा है हेल्प मैनेज एंजाइटी एंड मेंटेन इमोशनल बैलेंस। क्या करता है, ये तुम्हारे अंदर जो एंजाइटी चल रहा है, टेंशन चल रहा है, या फिर जो इमोशनल बैलेंस नहीं हो उसको मेंटेन करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा खुश हो गए हो, बहुत ज्यादा दुखी में चल गए हो, डिप्रेशन में चले गए, उस सब को वो मेंटेन करता है झूठ बोल के कि नहीं ये बात नहीं, ये तो बेकार चीज है, ये नहीं गया इसीलिए ज्यादा अच्छा था, है ना। इस तरीके की चीजों को वो बहलाता है अपने दिमाग को। ओके, तो यहाँ पे फ्रूड साहब थे, उसका कॉन्सेप्ट था इड ईगो सुपर ईगो वाला। यहाँ पे कह रहा है कि ईगो गवर्न्स रेशनल थिंकिंग। ईगो क्या करता है, रेशनल थिंकिंग करता है, हर एक चीज के बारे में जो है तोड़ मरोड़ के सोचता है कि इस तरीके से कैसे होगा, अगर ये नहीं हुआ तो वो कैसे होगा। ये किसका काम होता है, ईगो का। लेकिन इड का क्या काम रहता है, हमको वो चाहिए तो चाहिए। ओके, फिर यहाँ पे कह रहा है कि यूजेस डिफेंस मैकेनिज्म टू रिस्टोर बैलेंस व्हेन एंजाइटी अराइजेस। क्या करता है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है जो रिस्टोर करवाता है जब एंजाइटी अराइजेस होता है, जब तुम्हारे अंदर टेंशन होते हैं तो तुम्हारे अंदर जो है क्या करता है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। कौन करता है, ईगो करता है। तो नेक्स्ट एक और साइकोलॉजिस्ट आए जिसका नाम था अन्ना फ्रॉयड, जो कि 1953 में आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और बड़ा काम किया, उन्होंने जो है डिफेंस मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई किया, उसको पहचाना, आखिर ये है क्या, कितने तरीके का होता है, और उसके बाद जो है उन्होंने कैटेगराइज किया। क्या किया, कैटेगराइज किया, और उन्होंने कैटेगराइज किया दो भाग में, और वो दोनों भाग कौन कौन से होता है, पहला होता है एडेप्टिव और सेकंड होता है माल एडेप्टिव। ठीक है, एडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म और माल एडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म। तो यहां पे एडेप्टिव क्या होता है कि व्हेन यूज्ड एप्रोप्रिएटली टू रिलीव माइल्ड टू मॉडरेट एंजाइटी। जब तुम्हारे अंदर जो है माइल्ड या मॉडरेट एंजाइटी है, मॉडरेट रूप में जो है टेंशन चल रहा है, उस समय जो डिफेंस मैकेनिज्म तुम्हारे अंदर काम करता है वो कहलाता है एडेप्टिव तरीका। ठीक है, एक अच्छे तरीके से जो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करवाना अपने बॉडी से, अपने माइंड से। एक होता है माल एडेप्टिव तरीका। ये क्या होता है, व्हेन ओवर यूज्ड, तुम बहुत ज्यादा मात्रा में ईगो को ओवर यूज कर रहे हो, रियलिटी से अलग हो रहे हो, लीडिंग टू डिस्टोर्टेड परसेप्शंस ऑफ रियलिटी। क्या है, लीडिंग टू डिस्टोर्टेड परसेप्शन ऑफ रियलिटी, एकदम पूरे तरीके से जो परसेप्शन ऑफ रियलिटी है उससे ही अलग हो रहे हो, एंड मेंटल हेल्थ इश्यू यहां पे क्रिएट होना शुरू हो रहा है, दैट इज माल एडेप्टिव। ओके, अब यहां पर क्या है कि हम जो है यहां पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे कि यहां पे एडेप्टिव का बात लेते हैं। अगर तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, तुम क्या करोगे, कुछ जाके लाफ्टर क्लास ज्वाइन करोगे, कुछ कॉमेडी शो देखोगे, कुछ जाकर के जो है अच्छे बुक्स पढ़ोगे, अच्छे कॉमिक्स पढ़ोगे, थोड़ा एक्सरसाइज करोगे, मेडिटेशन करोगे। दैट्स ऑल आर द डिफेंस मैकेनिज्म व्हिच आर कमिंग इनटू द एडेप्टिव प्रोसेस। ठीक है, एडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म, ये सारी चीजें स्ट्रेस को घटाने का। अब माल एडेप्टिव प्रोसेस क्या होता है कि मान लो तुम्हारा बॉस ने जो है वो तुमको चार बात सुना दिया, अब तुम अपने बॉस को नहीं सुना सकते, इसलिए तुम घर गए, तुम अपने बीवी बच्चे को सुना दिए, है ना। इधर का टेंशन जो है दूसरे पे उतार देना। तुम जो है अल्कोहल पी रहे हो लेकिन घर वाले को बोला नहीं मैं नहीं पी रहा, क्योंकि अगर तुम बताओगे तो वो तुमको डांटेगा। तो ये सारे चीज जो होते हैं वो तुम्हारे अंदर क्या कर सकता है, गलत गलत चीजें जो है उत्पन्न कर सकता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम तुमको देना शुरू कर देगा। तो ये होता है माल एडेप्टिव तरीका, माल एडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म। तो यहां हम लोगों ने समझा एडेप्टिव तरीका क्या होता है और माल एडेप्टिव तरीका क्या होता है। फिर यहां लास्ट में एक लाइन दे रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। तो ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकल रिस्पांस टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम द एंजाइटी, एक ऐसा ऑटोमेटिकल साइकोलॉजिकल रिस्पांस है जो इंडिविजुअल को एंजाइटी से बचाता है। ओके, दैट इज द डिफेंस मैकेनिज्म एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। इतना बड़ा लिया और समझाने का कोशिश किया कि क्या होता है एक्चुअली में। ये बहुत लोगों को ये समझ ही नहीं आता है डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। तो क्या है, टेंशन से बचाना था। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को अच्छे तरीके से देखा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। तो कोशिश करना इसी तरीके से लिखने का, और नहीं आता है तो खुद से ऑथर बनना है, जो कि मैं बहुत बार बोल चुका हूं। तो नेक्स्ट यहां पे कहा है कि व्हाट इज द डिफेंस मैकेनिज्म। तो these are the defined as any group of mental process that enables the mind to reach compromise and solution to conflicts that are unable to resolve। बहुत सिंपल सा बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है यहां पे, these are defined as group of mental process। क्या है, ग्रुप ऑफ मेंटल प्रोसेस। अब मेंटल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें जो है कॉग्निटिव प्रोसेस भी आ जाएंगे, अनकॉग्निटिव प्रोसेस भी आ जाएंगे। तो यहां पे चाहे वो थिंकिंग हो गया, चाहे वो आईक्यू हो गया, चाहे वो इंटेलिजेंस हो गया, कुछ भी हो गया, लर्निंग हो गया, ये सारे क्या है, हमारे मेंटल प्रोसेस है। इस ग्रुप ऑफ मेंटल प्रोसेस दैट इनेबल्स द माइंड, जो हमारे दिमाग को इनेबल करता है, काम करने योग्य करता है,
टू रीच वेयर कंप्रोमाइज एंड सॉल्यूशन टू कॉन्फ्लिक्ट्स। जो तुम्हारे अंदर लड़ाई चल रहा है, जो तुम्हारे अंदर टेंशन चल रहा है, उसको कंप्रोमाइज करने में, उसके सॉल्यूशन को निकालने में, डेट आर अनेबल टू रिजोल्व, जिसको तुम रिजोल्व नहीं कर सकते हो उसको जो है कंप्रोमाइज करके जो सही करता है। ओके, समझ में आ रहा है? जो टेंशन तुम्हारे अंदर चल रहा है, जैसे तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, सिंपल सा एग्जांपल समझो, लड़की छोड़ के चली गई या फिर लड़की को लड़का छोड़ के चला गया, अब क्या करोगे? अब रोओगे, लेकिन तुम्हारे अंदर तो चल रहा है कि भाई मेरे को क्यों छोड़ के चली गई, मैं तो इतना अच्छा हूं, मैंने तुमको इतना प्यार दिया, इतना सारा चीज दिया, फिर भी मेरे को छोड़ के चली गई। तो अब तुम्हारा दिमाग समझ रहा है कि ये चोट्टा जो है समझने वाला नहीं है, तो फिर वो तुमको क्या करेगा? नया गुल खिलाएगा। अरे वो लड़की ही बदमाश थी, वो लड़की ही 2 नंबर की थी, वो लड़की जो है रहता तो और कुछ होता, भगवान शायद उसको मेरी जिंदगी से निकालना चाह रहा है। अलग अलग तरीके से जो है चीजें को बनाएगा और इस तरीके को बना बना करके जो है तुम्हारे मन को शांति दिलवाएगा। ठीक है, तो डेट इज द डिफेंस मैकेनिज्म, जो तुम्हारा बॉडी काम करता है, अनकॉन्शियस माइंड काम करता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो डेफिनेशन आ रहा है वो है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड साहब, फिर से फ्रॉइड साहब आए हैं, उनके द्वारा दिया गया डेफिनेशन है कि दीज आर द अनकॉन्शियस रिसोर्सेस। ये क्या है? एक अनकॉन्शियस रिसोर्सेस है जो यूज्ड होता है ईगो के द्वारा। किसके द्वारा? द ईगो के द्वारा, टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द इड एंड सुपर ईगो। सुपर ईगो और इड के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक तो बोल रहा है कि मेरे को चाहिए ही चाहिए, मेरे को चाहिए ही चाहिए, एक बोल रहा है कि नहीं नहीं हम ऐसे नहीं ले सकते, हम चुरा नहीं सकते, हम अच्छे इंसान हैं, हम प्यार से मांग के लेंगे। लेकिन यहीं पे जो ईगो आता है वो दोनों को कॉन्फ्लिक्ट को करवाता है कि ठीक है प्यार से तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन एक बार मांग के देखते हैं रेस्पेक्ट के साथ। ठीक है, अलग अलग तरीके से उसको करने की कोशिश करता है, एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ इंडिविजुअल डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रेस। एक इंसान, एक इंडिविजुअल जो है अपने कॉन्फ्लिक्ट से, अपने स्ट्रेस से, अपने टेंशन से जो है किस तरीके से डील करता है, किस तरीके से जो है उसको जो है कम करने की कोशिश करता है, दैट इज द डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, तो ये 2 डेफिनेशन था जो कि एक्यूरेट है, इसको तुम याद कर सकते हो, तो याद करने का कोशिश करना और नोट्स बनाना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। क्या देख रहे हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। तो जो सबसे पहला फंक्शन आता है वो है परसेप्शन ऑफ रियलिटी। क्या है? परसेप्शन ऑफ रियलिटी, हेल्प इन एक्यूरेटली इंटरप्रिटेटिंग द रियलिटी एंड द एनवायरमेंट। ये हमें हेल्प करता है, क्या चीज में हेल्प करता है? एक्यूरेटली तरीके से इंटरप्रिटेट करने में कि व्हाट इज द रियलिटी, रियलिटी क्या है, और जो है हमारे इन्वायरमेंट का रियलिटी क्या है, इन सभी चीज को जो है हमें इंटरप्रिटेट करवाता है एक्यूरेटली तरीके से। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि मान लेते हैं एक बच्चा है जो एग्जाम देने वाला है और एग्जाम देता है और एग्जाम देके फेल हो जाता है। अब क्या है, वो पूरा डिप्रेशन में चला गया कि भाई मेरा क्या होगा, मेरा तो करियर खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हजार तरीके की चीजों को सोच रहा होता है। लेकिन तभी उसको पता चलता है, उसको दिमाग बताता है कि अरे भाई इतना टेंशन काहे को ले रहा है, एक एग्जाम से तुम्हारा जिंदगी थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। तो वो रियलिटी को चेक करता है, ठीक है, कि हाँ भाई सच में एक एग्जाम से क्या होने वाला है, फिर से एग्जाम दे दूंगा, फिर से पास कर जाऊंगा। तो इस तरीके से जो वो रियलिटी को समझता है, तो ये हेल्प करता है हमें क्या चीज में? इंटरप्रिटेट करवाने में कि रियलिटी एंड द एनवायरमेंट के बीच में अंतर क्या है, जिस तरीके का एनवायरमेंट बन रहा है क्या वो सच है या फिर रियलिटी कुछ और है। ओके, नेक्स्ट यहां पे आता है रेगुलेशन ऑफ इंपल्सेस। हमारे इंपल्स जो होते हैं, अचानक से गुस्सा हो जाना, अचानक से सैड हो जाना, ये सारी चीज को रेगुलेशन करने में मदद करता है। लाइक मॉड्यूलेट एंड कंट्रोल ड्राइव्स इमोशन एंड इंपल्सेस फॉर बेटर एडेप्टेशन ऑफ टू डेली लाइफ। क्या करता है ये? मॉड्यूलेट करता है। मॉड्यूलेट करने का मतलब होता है कम ज्यादा करना, एंड कंट्रोल करता है हमारे ड्राइव्स को, हमारे इच्छा को, है ना, इमोशंस को, इंपल्सेस को, फॉर बेटर एडेप्टेशन टू डेली लाइफ, ताकि जो है हम अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जी पाए। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है एंजाइटी रिडक्शन। ये क्या करता है? हमारे टेंशन को रिड्यूस करता है। रेगुलेट थॉट प्रोसेस, हमारा जो थॉट चल रहा होता है, अलग अलग तरीके से चीजें कुछ सोच रहे होते हैं, वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा जो फुंसी होता है उसको जो है बड़ा बवासीर बना रहे हैं। ठीक है, उस चीजों को क्या करता है, वो कम करवाने की कोशिश करता है एंड रिलीफ करता है एंटीसिपेटरी एंजाइटी को। ठीक है, एंजाइटी को जो है कम करने का जो चीजें होती है वो चीज को हमें जो है प्रोवाइड करवाता है। तो जो फंक्शन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो हमें एंजाइटी में रिडक्शन करवाता है। ओके, नेक्स्ट जो यहां पे पॉइंट आ रहा है वो है पर्सनालिटी बैलेंस। क्या है?
पर्सनालिटी बैलेंस। तो पर्सनालिटी क्या होता है वो हम लोगों ने तुमको पढ़ा चुका है, मैंने तुमको पढ़ा चुका है कि पर्सनालिटी क्या होता है। एक इंसान किस तरीके से बोल रहा है, चल रहा है, बिहेव कर रहा है, उसका बॉडी का ऑर्डर क्या है, डेट्स ऑल आर को हम लोग इक्वलाइज कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं, तो डेट बिकम द पर्सनालिटी ऑफ ए पर्सन। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि पर्सनालिटी बैलेंस करता है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, हेल्प टू ईगो मेंटेन। क्या करता है? ईगो को मेंटेन करवाता है, एंड इक्विलिब्रियम बिटवीन द ईड एंड सुपर ईगो। हमारे ईड क्या है, हमारे सुपर ईगो क्या है, इस दोनों के बीच में एक बैलेंस करवाता है। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि इंश्योरिंग पर्सनालिटी इंटीग्रेशन, और सही तरीके से जो है हमें बताता है कि कौन से पर्सनालिटी को जो है किस समय रखना चाहिए। हमेशा जो है हमारे पर्सनालिटी सिचुएशन के हिसाब से, इंसान के हिसाब से, अलग अलग फैक्टर के हिसाब से बदलते रहते हैं, तो उस पर्सनालिटी को बैलेंस करवाने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि टेम्पररी एडेप्टेशन। क्या कह रहा है? टेम्पररी एडेप्टेशन, हमें अपने आप को एडेप्ट करवाना है टेम्पररी तरीके से, तो इस चीज में हमें मदद करता है। कह रहा है कि व्हेन यूज्ड ओकेजनली, जब हम लोग जो है इसको ओकेजनली यूज करते हैं, तो दे सर्व एज टेम्पररी सोल्यूशन टू रिलीव एंजाइटी और टेंशन। अचानक से जो है हम किसी चीज के कारण जो है टेंशन में आ गए, एंजाइटी में आ गया, क्या होगा मेरे साथ, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो क्या होता है, एंजाइटी जो है तुरंत आती है। अब यहां पे क्या होता है कि जो है डिफेंस मैकेनिज्म आता है। ओके, फिर मोदी जी की तरह बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेगा। अब जैसे कि तुम क्लास में बैठे हुए हो, टीचर आया, बोला कौन कौन होमवर्क बनाया है, चलो उठ जाओ, है ना, जो जो होमवर्क नहीं बनाया है उसको जो है हम छड़ी से मारेंगे। अब तुमको बहुत एंजाइटी होगा कि क्या होगा मेरा मेरा तो अब हालत खराब होने वाला है। फिर तुम्हारा डिफेंस मैकेनिज्म बोलता है ज्यादा ज्यादा क्या होगा, थोड़ा सा दर्दहीन होगा, नहीं बनाएंगे होमवर्क। ओके, तो इस तरीके से जो है तुम्हारा डिफेंस मैकेनिज्म जो है काम करता है। ओके, तो यहां तक जो हम लोगों ने देखा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि अलग अलग तरीके से काम करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, कि जो है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को किस किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया। ओके, तो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं डिफेंस मैकेनिज्म आर स्ट्रेटजी। एक सिंपल सा ले लेते हैं जो कि मैं पढ़ चुका हूं। डिफेंस मैकेनिज्म आर द स्ट्रेटजी यूज्ड बाय द ईगो, ईगो के द्वारा होता है, टू मैनेज एंजाइटी, ओवर यूज कैन लीड टू माल एडेप्टिव बिहेवियर। क्या कह रहा है यहां पे? डिफेंस मैकेनिज्म एक स्ट्रेटजी है जिसका यूज किया जाता है किसके द्वारा? ईगो के द्वारा। क्या करने के लिए? एंजाइटी को मैनेज करने के लिए। लेकिन अगर इसको ओवर यूज किया गया, ओवर यूज कैन लीड टू माल एडेप्टिव बिहेवियर, तुम्हारे बिहेवियर में जो है माल एडेप्टिव थिंग्स जो है जुड़ सकते हैं, तुम पागल हो सकते हो, तुम्हें लोग मेंटल बोल सकते हैं। इसीलिए जो है डिफेंस मैकेनिज्म को भी एक हद तक जो है काम करवाना चाहिए दिमाग से। तुम तो करवा नहीं सकते, फिर भी तुम्हारा दिमाग अगर ज्यादा करता है तो यू आर ए मेंटल पर्सन। नेक्स्ट लाइन यहां पे आता है कि जॉर्ज इमान वेलियंट क्लासिफाइड डिफेंस मैकेनिज्म इनटू 4 लेवल। एक और साइकोलॉजिस्ट साहब यहां पे आते हैं, बहुत ही प्यार से और मोहब्बत से उन्होंने कहा कि जॉर्ज इमान वेलियंट जो है उन्होंने क्लासिफाई किया डिफेंस मैकेनिज्म को 4 लेवल में। कितने लेवल में? 4 लेवल में। और वो 4 लेवल क्या क्या होता है? लेवल 1 दैट इज द साइकोटिक मींस पैथोलॉजिकल डिफेंस, साइकोटिक तरीके से जो है अपने आप को डिफेंस करवाना। नेक्स्ट जो लेवल 2 होता है वो होता है इमेच्योर डिफेंस। ओके, नेक्स्ट लेवल 3 आता है वो होता है न्यूरोटिक डिफेंस। नेक्स्ट लेवल 4 आता है वो होता है मैच्योर डिफेंस। तो इतने सारे लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इतने सारे लेवल से जो है एक हमारा माइंड जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, हमारे बॉडी के लिए, हमारे सेहत के लिए, हमारे माइंड को पीसफुली रखने के लिए। तब इस सारे लेवल को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या होता है ये लेवल। तो हम लोग नेक्स्ट लाइन में चलते हैं और एक एक कर करके जो है सारे लेवल्स को देखते हैं कि कौन कौन से लेवल जो है हमारे इसमें दिए गए हैं। और इसका जो पहला लेवल आता है उस लेवल का नाम है साइकोटिक डिफेंसेस। ओके, अब जब तुम मेंटल हेल्थ में जाओगे, जब तुम साइकेट्री में जाओगे, वहां पे 2 तरीके के डिसऑर्डर देखोगे। पहला डिसऑर्डर होता है कौन सा? न्यूरोटिक डिसऑर्डर। और सेकेंड डिसऑर्डर होता है वो होता है साइकोटिक डिसऑर्डर। न्यूरोटिक डिसऑर्डर क्या होता है? एक थोड़ा सा रिव्यू देता हूं। एक इंसान जो कि मेंटली तरीके से पागल है, एक इंसान जो पागल है लेकिन वो जानता है कि हाँ भाई मेरे अंदर जो कुछ प्रॉब्लम है, मैं पागलपंती करता हूं, इट इज द न्यूरोटिक डिसऑर्डर। ओके, नेक्स्ट यहां पे आता है साइकोटिक। साइकोटिक क्या होता है? इंसान पागल तो है, उसके अंदर प्रॉब्लम तो है, लेकिन वो बोलेगा नहीं मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूं। दैट इज द साइकोटिक डिसऑर्डर।
ओके, लेकिन हम लोग यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, साइकोटिक डिफेंस, तो उसी तरीके से कुछ डिफेंस करने का प्रयास करेगा, है ना। तो यहां पे जो सबसे पहले बोल रहा है कि ये साइकोटिक डिफेंस का मतलब क्या होता है कि दिस डिस्टोर्ट रियलिटी, ये रियलिटी को पूरे तरीके से डिस्टोर्ट कर देता है, तोड़ देता है, एंड ऑपरेट एट एन अनकॉन्शियस लेवल, और अनकॉन्शियस लेवल पे जो है इसका ऑपरेट किया जाता है। जैसे पहला यहां पे बोल रहा है साइकोटिक डिनायल, क्या होता है ये साइकोटिक डिनायल, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी, वो इंसान जो है रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाहता है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे यहां पे एग्जांपल दिया गया है कि एन अल्कोहलिक डिनाइज हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, एक अल्कोहलिक जो कि रोज दारू पीता है, रोज जो है अल्कोहल का ड्रिंक करता है, लेकिन वो जो है हमेशा डिनाई करेगा कि यू हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, तुमको ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है। वो बोलेगा नहीं 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 नहीं, मैं हमेशा नहीं पीता हूं, जब कभी मन होता है ओकेजनली जो है पी लेता हूं, लेकिन उसको मन रोज करता है, रोज जाके पीता है, लेकिन वो अपने आप को एक इस तरीके से डिफेंस करवाता है कि नहीं मेरे को जो है ड्रिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है ना। ये कहलाता है साइकोटिक डिनायल, अपने आप को साइकोलॉजिकली तरीके से डिनाय करना कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट यहां पे आता है डिल्यूजनल प्रोजेक्शन। डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ, फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ, यह ये जो है तुमको साइकेट्रिक में पढ़ना है। तो डिल्यूजनल प्रोजेक्शन में क्या होता है, एट्रीब्यूटिंग फॉल्स बिलीफ टू अदर, ये क्या करेगा, एक फॉल्स बिलीफ बनाकर रखेगा कि ये है तो यही है, दूसरा कुछ नहीं है। तो जैसे यहां पे एग्जांपल देता है कि थिंकिंग फैमिली मेंबर आर प्लानिंग टू हार्म देम, जैसे वो सोचता है कि जो फैमिली का मेंबर है ना वो उसको मारना चाहता है, ऐसा उसका डिल्यूजन होगा। तुम कितना भी समझा दो उसको कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग ठीक है, कोई तुमको मारना नहीं चाहता, लेकिन बोलेगा नहीं हमको मारना चाहता है। ओके, दैट इज द डिल्यूजनल प्रोजेक्शन। नेक्स्ट होता है डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन क्या होता है, रिसेपिंग रियलिटी टू मीट पर्सनल नीड्स, वो जो है रियलिटी को कुछ इस तरीके से रिसेप करेगा अपने से ताकि जो है उसका पर्सनल नीड्स जो है पूरा हो जाए, उसका पर्सनल नीड्स जो है मीट्स कर जाए। तो यहां पर जैसे एग्जांपल होता है कि ब्लेमिंग एग्जाम फेलियर ऑन टफ क्वेश्चन रेदर देन पुअर प्रिपरेशन। अब वो एग्जाम दिया है, एक इंसान एग्जाम देने के बाद जो अच्छा से एग्जाम गया नहीं है, फेल कर गया है, अब वो ये नहीं बोलेगा कि मैं अच्छा से प्रिपरेशन नहीं किया था, वो बोलेगा कि साला जो है एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन बहुत हार्ड आया, इस साल का क्वेश्चन बहुत हार्ड था, है ना। या फिर कुछ बोलेगा कि यहाँ पे हमारा प्रिपरेशन जो है अच्छा था लेकिन जो है क्वेश्चन अच्छा से नहीं आया, या फिर जो है वो एग्जाम को ही ब्लेम करेगा, ठीक है, कि अच्छा से कॉपी चेक नहीं हुआ है। तो इस तरीके से जो है वो रियलिटी को जो डिस्टोर्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन अपने आप को डिफेंस करेगा कि नहीं मैं ठीक हूं, मैं पढ़ा नहीं पढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ठीक हूं। नेक्स्ट यहां पे आता है ऑटिस्टिक विड्रॉल। ऑटिस्टिक विड्रॉल क्या होता है, सोशल डिटैचमेंट एंड विड्रॉल फ्रॉम द रियलिटी। वो क्या करेगा, सोसाइटी से जो है डिटैचमेंट हो जाएगा, सोसाइटी से अलग हो जाएगा, और जो है रियलिटी को विड्रॉ करेगा, वो रियलिटी को जानना नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि हम जिस दुनिया में मगन हैं हम उसी दुनिया में मगन रहेंगे, मेरे को यही अच्छा लगता है। ये सारी चीज कहां देखने को मिलता है, सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। दैट इज आल्सो ए मेंटल डिसऑर्डर, हाईएस्ट लेवल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर सिजोफ्रेनिया होता है, जिसमें जो है अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर जो है एक ग्रुप बना लेते हैं। एक इंसान में जो है तुमको एंजाइटी डिसऑर्डर भी देखने को मिलेगा, एक इंसान में जो है तुमको अलग अलग तरीके के बहुत डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, उसको ग्रुप करने के बाद बोला जाता है कि दैट इज अ सिजोफ्रेनिया। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट लेवल को देखते हैं, जिस लेवल का नाम है इमेच्योर डिफेंसेस। ओके, क्या है इमेच्योर डिफेंसेस, तो ये मोस्टली कहां सीन किया जाता है, ये मोस्टली सीन किया जाता है एडोलसेंस में। किसमें, एडोलसेंस में। और अगर इसका एक्सेसिव यूज किया गया तो मे कॉज सोशल डिफिकल्टी, ये सोशल डिफिकल्टी भी जो है कॉज कर सकता है। ओके, अब यहां पे जो पहला आ रहा है वो है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या होता है, एट्रीब्यूटिंग वंस ओन अनडिजायरेबल थॉट्स टू अदर, अपना अनडिजायरेबल थॉट्स, वैसे थॉट्स जिसको जो है वो पूरा नहीं कर सका है, वो दूसरे पे क्या करता है, थोपता है। लाइक एक्यूजिंग समवन ऑफ नॉट लिसनिंग व्हाइल बीइंग इनअटेंटिव ऑन सेल्फ, वो जो है दूसरे को बोलेगा कि तुम सही से सुन ही नहीं रहे थे, जबकि वो खुद में जो है अपने आप पे अटेंशन नहीं दे रहा था, ठीक है, वो खुद से जो है क्लास को नहीं सुन रहा है, वो खुद से जो है अटेंटिव नहीं है, लेकिन वो दूसरे को बोलता है कि तुम सही से जो है चीजों को नहीं सुन रहे थे, ठीक है, मतलब दूसरे को दोष देना, दूसरे को ब्लेमिंग करना, दैट इज द प्रोजेक्शन। ओके, सेकंड आता है फंटेसी। फंटेसी यहां पे कह रहा है कि एक्सेप्टिंग रियलिटी थ्रू इमेजिनेशन, वो इतना इमेजिनेशन करेगा कि वो अपने रियलिटी से दूर हो जाएगा,
ओके, एस्केपिंग रियलिटी, वो रियलिटी से क्या होता है, दूर भाग जाता है इमेजिनेशन कर कर करके। लाइक जो एक्सेसिव डे ड्रीमिंग, वो दिन में बैठा है और बैठ के सपना देख रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कुछ कर नहीं पाते हैं, तो बैठ कर क्या करेगा, सपना देखेगा, है ना, बैठे हुए हैं डे ड्रीमिंग कर रहा। डे ड्रीमिंग का मतलब क्या होता है, दिन में सपना देखना, है ना, खुले आंखों से सपना देख रहा है। वो वाला कहावत नहीं है कि जो खुले आंखों से सपना देखता है वही कामयाब होता है, वो वाला नहीं। यहाँ पे हम लोग डिसऑर्डर का बात कर रहे हैं, ये बैठ के खुली सपना देख रहा है और एक रियलिटी से दूर चला गया है ना। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एक्टिंग आउट। एक्टिंग आउट का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेसिंग इमोशन थ्रू एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा मात्रा में जो इमोशन को दिखाना। जैसे कि जो तुम उसको थोड़ा सा मार दिए तो इतना ज्यादा मात्रा में रोएगा, या फिर इस तरीके से करेगा कि मेरे को तो कोई मतलब मारने ही वाला था, ठीक है। थ्रोइंग ऑब्जेक्ट इन एंगर, क्या करेगा, और गुस्से में आकर के जो है सारे सामान को उठा के पटकना शुरू कर देगा, ऐसे वैसे करना शुरू कर देगा, बहुत ज्यादा मात्रा में इमोशन को दिखाएगा। ये सारा क्या है, ये सारा डिफेंस मैकेनिज्म है, ताकि मैं ये करूंगा कि लोग को समझेंगे क्या, कि मैं जो है बहुत ज्यादा परेशान हूं, मेरे को तंग ना करेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है, रिवर्टिंग टू अर्लियर बिहेवियर, जो तुम्हारा अर्लियर बिहेवियर है उसमें लौट जाना। लाइक एन अडल्ट रिफ्यूजिंग टू लीव बेड ड्यू टू स्ट्रेस, एक एडल्ट जो है वो जो है बेड को छोड़ना नहीं चाहता है क्योंकि वो स्ट्रेस में है ना। अब क्या होता है कि जो इंसान एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है, अब और इंसान जो है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण जो है अपना काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर वो चाहेगा कि नहीं, अब मैं बच्चे की तरह सोते रहूं, मेरे को नहीं करना, मेरे को दूर रहना है, मेरे को फैमिली नहीं चाहिए, मैं परेशान हो चुका हूं, फिर यहाँ पे क्या होगा बताओ। तो यहाँ पे कुछ मेंटल प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगे। डिफेंस मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से काम करेगा कि वो जो है आप कहेगा कि मैं काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सोऊंगा। ओके, इस तरीके के चीज जो है देखने को मिलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट यहां देखने को मिलता है पैसिव एग्रेशन। पैसिव एग्रेशन का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली एक्सप्रेसिंग हॉस्टिलिटी। अगर वो गुस्सा है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, वो डायरेक्टली रूप से तुमको नहीं बताएगा कि मैं इसके कारण परेशान हूं, इसको दूर करो, या फिर ये मेरे को नहीं चाहिए। वो इनडायरेक्टली रूप से जो है तुमको क्या करेगा, वो पॉइंट करवाएगा कि मैं इससे प्रॉब्लम में हूं, इसको दूर करो, ठीक है। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम है। यहां पे कह रहा है कि गिविंग साइलेंट ट्रीटमेंट इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग इशू। क्या करेगा, वो तुमको ये नहीं बताएगा कि इस कारण से मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वो एक साइलेंट ट्रीटमेंट देगा, तुमको जो साइन देगा कि तुम इसको दूर कर दो। लड़की लोग करती है ना, तुम मेरे भावनाओं को नहीं समझ सकते हो। भाई बता तो दो क्या है तुम्हारा भावना, है ना, तो भावना बता दो, उसके हिसाब से लोग काम करेंगे। लेकिन नहीं, वो बताएगा नहीं, वो साइलेंटली रूप से, इनडायरेक्टली रूप से तुमको दिखाएगा कि मेरे को इस चीज से प्रॉब्लम हो रहा है, इस चीज को तुमको हटाना है ना। ये सारे चीज जो है लड़कियों में भी होता है, जो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। नेक्स्ट यहां पे देखने को मिलता है आइडियलाइजेशन। आइडियलाइजेशन क्या होता है, ओवर एस्टिमेटिंग अनदर पर्सन पॉजिटिव ट्रेट्स। मतलब अगर कोई पर्सन को जो है तुम्हारे अंदर जो है कुछ देखने को मिल रहा है, या फिर किसी पर्सन में जो तुमको कुछ अच्छे गुण देखने को मिल रहा है, तो वो उसको ओवर एस्टिमेट कर देता है, ना ये इंसान ऐसा है, ये मेरे को कुछ नहीं करेगा, ये मेरे से अच्छे से बर्ताव करेगा, ये मेरे से जो है अच्छे से रहेगा। ये क्या होता है कि एक इंसान के अच्छे गुण को क्या करता है, वो ओवर एस्टिमेट कर देता है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट लेवल को देखते हैं, जिस लेवल का नाम है न्यूरोटिक डिफरेंसेस। क्या है, न्यूरोटिक डिफरेंसेस। तो हम लोग जब साइकेट्रिक पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे न्यूरोटिक का मतलब ये होता है कि एक इंसान जिसके अंदर इंसाइट है कि हाँ वो उसके अंदर कोई मेंटल प्रॉब्लम है, तो वो जानता है यस आई हैव ए मेंटल प्रॉब्लम, ठीक है। उसी तरीके से न्यूरोटिक डिफरेंसेस होता है, जो कि कॉमन होता है एडल्ट में। किसमें होता है, एडल्ट्स में। और हेल्पफुल होता है शॉर्ट टर्म के लिए। क्या शॉर्ट टर्म के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ओवर यूज किया गया तो ये भी जो है प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। तो पहला यहां पे देता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रीडायरेक्टिंग इमोशन टू ए सेफर टारगेट, ठीक है। रीडायरेक्टिंग इमोशन टू ए सेफर टारगेट, तुम्हारा सेफर टारगेट क्या है, उसके हिसाब से जो तुम अपने इमोशन को रिडायरेक्ट करते हो, उसके हिसाब से तुम अपने इमोशन को बनाते हो। जैसे यहाँ पे येलिंग एट चिल्ड्रन आफ्टर ए बेड डे एट वर्क, ठीक है। अब क्या होता है कि तुम जॉब पे गए, जॉब पे जाने के बाद जो तुम्हारा बॉस जो है तुमको अच्छे तरीके से डांट लगाया है, फटकार लगाया है, तुमको डांट सुनाया है, अब तुम्हारा दिन जो है खराब चला गया। अब क्या होता है कि तुम घर लौट करके आते हो, अब तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, तुम्हारे दिमाग में एकदम जो है एंजाइटी भरा हुआ है, वो सारे एंजाइटी जो अपने बच्चे को लाके उतार देते हो, ठीक है। बच्चे पे ला करके जो है पूरे तरीके से डांट देते हो, अब बच्चा जो है बेचारा एंजाइटी में आ जाता है, तुम एंजाइटी से मुक्त हो जाते हो। यही होता है डिस्प्लेसमेंट, अपना एंजाइटी जो है किसी दूसरे पे ला करके डाल देना।
ठीक है। नेक्स्ट होता है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या कह रहा है? एक्टिंग अपोजिट टू द ट्रू फीलिंग्स। जो तुम्हारा ट्रू फीलिंग्स है, लाइक तुम जो है सैड सैड फील कर रहे हो, तो वो सैड फीलिंग नहीं कर करके जो तुम दिखाने का कोशिश करोगे, नहीं मैं खुश हूं, क्या हूं, खुश हूं, तो यहां पे जो है एक्टिंग करता है अपोजिट तरीके से। तो ट्रीटिंग लाइक ए डिसलाइक्ड पर्सन ओवरली काइंडली, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रीट करना कि जिस इंसान को तुम नहीं चाहते हो वो बहुत काइंड पर्सन है, ठीक है। एक इंसान जो है बहुत हरामी है, लेकिन जब वो तुम्हारे सामने आ रहा है तो तुम उस तरीके से कह रहे हो कि भाई तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत ही काइंडली पर्सन हो। तो इस तरीके से क्या होता है कि उसको जो है एक डिफेंस मैकेनिज्म के तरीके से तुम उसको लेते हो कि छोड़ो यार, इसको इग्नोर करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? डिटेचिंग फ्रॉम द इमोशन टू अवॉइड डिस्ट्रेस, ठीक है। उस इमोशन से डिटेच हो जाना, उस इमोशन को छोड़ देना, ताकि जो है तुम स्ट्रेस में न चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि नरेटिंग पास्ट ट्रॉमा विदाउट इमोशन। अब क्या होता है कि तुम्हारे लाइफ के अंदर जो है बहुत सारे ट्रॉमा चले होते हैं, किसी का डेथ हुआ होता है, किसी का ब्रेकअप हुआ होता है, किसी का कुछ कुछ तरीके की चीज हुआ होता है। तो जब तुम उसको याद कर रहे होते हो तो तुम जो है उसी इमोशंस में चले जाते हो। इसलिए जो है वो पास्ट ट्रॉमा को जो है, जो पहले ट्रॉमा हो चुका है, उसको नरेट नहीं करोगे, या फिर जो नरेट करोगे भी तो विदाउट इमोशन का करने का प्रयास करोगे कि कोई इमोशन नहीं है मेरे अंदर, कोई इमोशन नहीं है इसके रिलेटेड जो है, ठीक है। ये होता है डिसोसिएशन। नेक्स्ट होता है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? अकेले रहने का प्रयास करना। सेपरेटिंग इमोशन फ्रॉम द इवेंट्स। किसी इवेंट से जो है अपना इमोशन को सेपरेट कर देना। यहां पे क्या कह रहा है कि डिस्कसिंग ए लव्ड वंस डेथ इन ए क्लिनिकल मैनर। एक जो तुम्हारा प्यार था, एक जिसको तुम प्यार करते थे, तो उसको इस तरीके से बताना कि उसका मौत इस तरीके से हुआ है, जस्ट लाइक ए क्लिनिकल कुछ एक्सीडेंट हुआ है। हाँ वो इंसान था, उसका जो है वो कैंसर हो गया था, तो कैंसर होने के कारण क्या हुआ था, तो कैंसर 3 में चला गया था, स्टेज 3 में चला गया था, इस कारण से उसका डेथ हो गया, ठीक है। यहाँ पे वो इमोशन को शो नहीं करेगा, वो इस तरीके से बताएगा कि ये क्लिनिकली मैनर से जो है उसका डेथ हुआ है, जबकि वो उसको प्यार करता था। वो बता सकता था कि भाई रो करके मेरा वो बहुत चाहने वाला था, उसका डेथ हो गया, मैं बहुत अकेला सा हो रहा हूं। इस तरीके से नहीं बता करके जो है वो क्लिनिकली मैनर से बताएगा, ताकि उसको जो है हर्ट ना हो। ये होता है आइसोलेशन तरीका। नेक्स्ट होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? अनकॉन्शियसली ब्लॉकिंग अनप्लीजेंट मेमोरीज। क्या करता है? अनकॉन्शियसली तरीके से जो है, जो अनप्लीजेंट मेमोरी है, वैसे मेमोरी जिसको वो याद नहीं करना चाहता है, उसको क्या करेगा? वो ब्लॉक कर देगा अनकॉन्शियसली तरीके से, उसको नहीं चाहेगा सोचना, ठीक है। लाइक फॉरगेटिंग चाइल्डहुड एब्यूज। लाइक जो है, मान लो कोई लड़की है, कोई बच्चा है जिसको चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा एब्यूज किया गया है, रेप किया गया है, मारा गया है, पीटा गया, जो भी किया गया है, तो वो क्या करता है? उस चीज को याद ही नहीं करना चाहता है, वो उसको एक लाइफ का गंदा पार्ट समझ करके जो है हटा देता है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है वो है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन में क्या होता है? फोकसिंग ऑन फैक्ट्स टू अवॉइड इमोशन। इंसान जो है किसी इमोशन पे फोकस ना करके जो है उसके फैक्ट पे फोकस करते हैं, ताकि वो इमोशन में ना बहे, उसके फैक्ट के चीजों को जान सके। ओके, लाइक ए रिसर्चिंग ए टर्मिनल इलनेस इंस्टीड ऑफ प्रोसेसिंग ग्रिप। अब यहाँ पे एक इंसान को क्या हो गया है? बहुत स्टेज 3 वाला कैंसर हो गया है। तो अब वो जो है इस बात पे गौर करने के अलावा कि मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होने वाला है, इस सब को छोड़ करके जो है वो क्या करता है? रिसर्च करता है उस टर्मिनल इलनेस पे कि क्या हम किसी तरीके से इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, क्या कोई रिमेडीज है, या कहीं पर जो है कोई चल रहा है ट्रीटमेंट जिसके माध्यम से जो है हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इंसान अपने इंटेलेक्ट का जो यूज करता है अपने डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में। ओके, नेक्स्ट जो हमारा लेवल आता है लेवल 4, वो होता है मेच्योर डिफेंसेस। एक मेच्योरली तरीके से जो है डिफेंस को करना। लाइक यूज्ड बाय इमोशनली हेल्दी इंडिविजुअल। वो कौन करते हैं? जो एक इमोशनली हेल्दी इंडिविजुअल होते हैं, टू कोप इफेक्टिवली, सही तरीके से क्या? एंजाइटी से कोप करने के लिए। तो यहाँ पे जो पहला होता है वो होता है एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म ये क्या होता है? हेल्पिंग अदर सेल्फलेसली। अगर मान लेते हैं तुम बहुत ज्यादा टेंशन में हो, तुम्हारे अंदर जो है तरह तरह की चीजें चल रही है, तुमको लग रहा है कि हमारे अंदर कुछ बुरा हो रहा है, पता है ना कि दूसरे का हेल्प करो, तुम्हारा भी हेल्प करेगा भगवान। इस तरीके से जाकर करके जो है वो दूसरे का मदद करता है सेल्फलेसली तरीके से, सोशल वर्क करना शुरू कर देता है। ओके,
नेक्स्ट होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? चैनलिंग निगेटिव इंपल्सेस इनटू पॉजिटिव एक्टिविटी। अगर तुम्हारा कोई निगेटिव इंपल्स है तो यहां पर जो है तुम उसके पॉजिटिव एक्टिविटीज में जो है उसका यूज कर सकते हो। लाइक बॉक्सिंग टू रिलीज एंगर। मींस क्या होता है, तुम जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो, बहुत ज्यादा गुस्सा हो, किसी तरीके की एंजाइटी में हो, अब क्या करेगा कि तुमको कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम उस गुस्से को कहीं उतारने के लिए चले जाओगे बॉक्सिंग में, और बॉक्सिंग में उठ करके जो है एक गद्दा लेकर दनादन मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो। इससे क्या होता है कि तुम्हारा एंजाइटी भी रिलीज होता है, तो एक तरीके से तुमको जो है अपना थोड़ा बॉडी बिल्डिंग का भी काम हो जाता है, तुम्हारा थोड़ा सा जो कैलोरी भी डाउन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है सप्रेशन। सप्रेशन का मतलब क्या? दबाव करना। कॉन्शियसली डिलाइंग थॉट्स ऑफ डिस्ट्रेस। क्या करता है? कॉन्शियसली तरीके से जो है वो डिस्ट्रेस के थॉट को डिले कर देता है। मतलब वो जो है नहीं चाहता है कि वो जो है जो चीज उसको स्ट्रेस दे रहा हो उसके बारे में वो सोचे, वो सोचना नहीं चाहेगा, उसको डिले कर देगा। लाइक फोकसिंग ऑन वर्क इंस्टेड ऑफ ए आर्गुमेंट। वो क्या करेगा? वर्क पे फोकस करेगा आर्गुमेंट से। अच्छा कि यार इससे आर्गुमेंट करूंगा, ये तरह तरह की चीजें बनाएगा, नखरे बनाएगा, फालतू के मेरे को स्ट्रेस उत्पन्न होगा, उससे बढ़िया जो है अपना काम पे फोकस करूं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है ह्यूमर। ह्यूमर क्या होता है? सेंस ऑफ ह्यूमर। तो फाइंडिंग द लाइटर साइड ऑफ ए सिचुएशन टू कोप। वो जो है सिचुएशन के लाइटर साइड को जो है वो फाइंड करेगा और वो उससे बचने का प्रयास करेगा। लाइक जोकिंग अबाउट पर्सनल हार्डशिप। ठीक है, अब मान लो जो है एक इंसान जो है बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन अब क्या करोगे कि वो उसके कुछ लाइटर साइड को ले लेगा कि यस मेरे को तो मजा आता है इसलिए मैं कर रहा होता हूं, या फिर कुछ इस तरीके का फन करेगा ताकि जो है वो अपने आप को डिफेंस कर पाए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? पहचानना। एडॉप्टिंग ट्रेट ऑफ एडमायरेबल इंडिविजुअल। वो जो है जो इंडिविजुअल जो कि एडमायर करते हैं, जो कि अच्छे होते हैं, उस इंसान के ट्रेट को एडॉप्ट करेगा, है ना? क्या करेगा? उसके गुण को एडॉप्ट करेगा। लाइक ड्रेसिंग लाइक ए सेलिब्रिटी। अब वो जो है एक सेलिब्रिटी की तरह जो है ड्रेसिंग करेगा, अच्छे से अपने आप को सजाएगा धजाएगा। अगर वो टेंशन में है, अलग अलग तरीके की चीजें उसके साथ हो रही है, तो वो अलग अलग तरीके से काम करता है ताकि वो अपने एंजाइटी को, ताकि वो अपनी चीजों को घटा सके। ओके, नेक्स्ट होता है इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन क्या होता है? इंटरलाइजिंग वैल्यू ऑफ अदर। जैसे एग्जांपल दे रहा है, एक्सेप्टिंग कल्चरल नॉर्म एज पर्सनल बिलीफ। वो क्या करता है? इंटरनलाइजिंग वैल्यू ऑफ अदर। वो अंदर ही अंदर जो दूसरे को वैल्यू देना शुरू करता है, किसी भगवान को मानना शुरू करता है, किसी को पूजना शुरू कर देता है, किसी से प्रेयर करना शुरू कर देता है, किसी को रेस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। तो यहीं पे जो किसी के कल्चरल नॉर्म को एक्सेप्ट करना एज ए पर्सनल बिलीफ, मतलब अपने आप को मानने के लायक जो किसी को एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन के जैसे जो है प्रोसेस जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इतने सारे डिफेंस मैकेनिज्म थे, इतने सारे लेवल के थे, अलग अलग लेवल में आकर के जो है किस तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म जो तुम्हारा बॉडी काम करवाता है, तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड जो तुमसे काम करवाता है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है इंप्लीकेशन ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। क्या है? ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का इंप्लीकेशन कहां कहां होता है। तो जो सबसे पहला यहां पे देखने को मिलता है वो होता है एंजाइटी मैनेजमेंट। अपने एंजाइटी को मैनेजमेंट करना। किस तरीके से मैनेजमेंट करना? लाइक डिफेंस मैकेनिज्म हेल्प द ईगो मैनेज स्ट्रेस फ्रॉम द एक्सटर्नल थ्रेट्स और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। क्या कर रहा है यहाँ पे? जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, हेल्प क्या करता है? हेल्प द ईगो। ईगो को हेल्प करता है किस तरीके से? मैनेज करवाने में स्ट्रेस को मैनेज करवाने में थ्रू एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। जो तुम्हारे अंदर जो है एक्सटर्नल थ्रेट्स आ रहे हैं या फिर अंदर से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस सबको मैनेज करवाने में कौन मदद करता है? ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे कि एक बच्चा को एग्जाम का प्रिपरेशन करना है लेकिन उसको एंजाइटी हो रहा है कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है, अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो वो क्या करेगा? पहले जाकर के जो एक कॉमेडी शो देख लेगा, एक थोड़ा सा मन बहला लेगा, थोड़ा सा खेल लेगा, फिर आकर के वो पढ़ाई करेगा ताकि उसका एंजाइटी जो है मैनेजमेंट हो जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे आ रहा है वो है रियलिटी डिस्टोर्शन। रियलिटी डिस्टोर्शन यहाँ पे क्या होता है कि अगर इसको बहुत ज्यादा यूज किया गया तो ये जो है परसेप्शन को डिस्टोर्ट कर देता है, रियलिटी के परसेप्शन को। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं कि एक इंसान है, एक शराबी है, वो पीता तो है लेकिन वो नहीं कहेगा कि मेरे अंदर कोई समस्या चल रहा है, भाई मैं पीता हूं, सोशली तरीके से थोड़ा सा पी लेता हूं, फिर आराम से सो जाता हूं। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो रियलिटी को तोड़ रहा है। उसके पास समस्या है, उसको लिवर प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो चल रहा है, लेकिन वो प्रॉब्लम को मानने से इनकार कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि सिंबॉलिक ग्रेटिफिकेशन। सिंबॉलिक ग्रेटिफिकेशन मोस्ट डिफेंसेस अलाउ इनडायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ डिजायर। जो बहुत सारे डिफेंसेस होते हैं वो तुम्हें मजबूर करते हैं इनडायरेक्ट रूप से जो है अपने डिजायर को सेटिस्फेक्शन करने के लिए।
जैसे कि एक जो है इंडिविजुअल है वो अपने बॉस से जो है बहुत सारा डांट सुनता है, तो डांट सुनने के बाद जब जो अपने घर पे आएगा तो वो अपने बच्चों पे, अपने बीपी पे जो है अपना गुस्सा उतार देता है। ठीक है, इसी तरीके से मोस्ट डिफेंसेस जो होते हैं वो अलाउ करते हैं इनडायरेक्ट रूप से सेटिस्फेक्शन ऑफ डिजायर, अपने डिजायर को, अपने सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट देखने को मिलता है वो है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जस्टिफाइंग एक्शन टू अवॉइड फेसिंग ट्रू मोटिव। जो वो इंसान अपना एक्शन लिया है, जिस चीज को वो काम किया है, वो अलग तरीके से उसको जस्टिफाई करेगा कि नहीं भाई मैं जो किया हूं वही सही है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या होता है कि एक इंसान है वो बहुत अच्छा से प्रिपरेशन किया था सरकारी नौकरी का, गवर्नमेंट जॉब का, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब नहीं पाया, इसलिए वो बोलेगा कि ठीक है यार क्या जो गवर्नमेंट जॉब करना, यहाँ पे इतना काम करना पड़ता है, मैं तो भाई बिजनेस करूंगा, बिजनेस करके ही पैसे कमाऊंगा। तो अलग अलग तरीके से जो है वो उसको जस्टिफिकेशन करता है और वो अवॉइड करना चाहता है क्या, फेसिंग ट्रू मोटिव। उसका ट्रू मोटिव क्या था उसको वो अवॉइड करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट यहां पे आता है सुपर ईगो रोल। सुपर ईगो रोल का मतलब क्या होता है, विदाउट ए सुपर ईगो इंडिविजुअल में लेक गिल्ट फॉर एंटी सोशल बिहेवियर। अब सुपर ईगो क्या होता है, एक इंसान जो है अपने आप को बहुत अच्छा बनाने का कोशिश करता है, किसी चीज को मानता है तो वो उसको मानेगा। ठीक है, जैसे कि जो है मेरे को चोरी नहीं करना है तो वो चोरी नहीं करेगा, मेरे को मक्कारी नहीं करना है तो मेरे को मक्कारी नहीं करना है, वो एक सुपर ईगो होता है। लेकिन अगर एक इंसान में जरा सा भी सुपर ईगो ना हो तो वो क्या करेगा, वो हर काम करेगा जिससे उसको फायदा होता है, चाहे कोई भी नुकसान हो किसी को, वो सुपर ईगो अगर नहीं होता है तो वो हर एक काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। ओके, तो यहां पर भी जो है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है कि अगर उसके अंदर जो है सुपर ईगो ना हो तो वो कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट है नर्सेस अंडरस्टैंडिंग। नर्सेस अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए, तो हेल्प इन सेल्फ अवेयरनेस, अपना सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, टीम मैनेजमेंट उसको आना चाहिए, कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड पेशेंट केयर, अच्छे तरीके से जो है वो कंफ्लिक्ट को रिजोल्यूट कर सके कि कौन सा कंफ्लिक्ट इसके अंदर चल रहा है, और पेशेंट केयर को अच्छे तरीके से दे पाए। तो यहां पर भी जो है एक नर्सेस का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है और उसके माध्यम से जो है वो लोगों को जो है हेल्प कर सकता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में क्या होता है, इनेबल बेटर एनालिसिस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन साइकेट्रिक कंडीशन। अगर जो है एक मेंटल हेल्थ नर्सिंग में जो किसी नर्स को अच्छे तरीके से पता है कि किस तरीके से जो है हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म को एनालाइज कर सकते हैं, तो वहां पर जो वो अच्छे तरीके से जो है साइकेट्रिक कंडीशन को समझ सकता है, पेशेंट के कंडीशन को जान सकता है। ओके, तो ये था इंप्लीकेशन ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। कुछ कुछ इंप्लीकेशन था जो कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का था, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिस टॉपिक का नाम है क्या, डीलिंग विद द ईगो। ईगो से किस तरीके से डील किया जाए। तो जो सबसे पहला यहाँ पे देखने को मिलता है वो है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। एग्जीक्यूटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, द ईगो मैनेज थॉट्स एंड बिहेवियर इंश्योरली सोशली एक्सेप्टेबल एक्शन। तो जो ईगो होता है ना, वो ना ईड को प्रॉब्लम देता है ना सुपर ईगो को प्रॉब्लम देता है, वो दोनों के बीच का रास्ता निकालता है। ओके, तो यहां पर जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो कह रहा है कि ईगो मैनेज करता है हमारे थॉट्स को, हमारे बिहेवियर को, और इंश्योर करता है कि व्हाट इज द सोशल एक्सेप्टेबल एक्शन। ऐसा कौन सा सोशल एक्सेप्टेबल एक्शन है जिसको लेकर करके जो है हम सही तरीके से अपने ईगो को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि जो एक इंसान है वो अपने सहकर्मी से जो है, अपने पार्टनर से जो है बहुत ज्यादा परेशान है, तो वो जो है अब उससे लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि लड़ाई करेगा तो सब लोग जान जाएगा, तो वो लड़ाई ना कर करके जो है वो उससे प्यार से बात करने का कोशिश करता है कि किसी तरीके से इस लड़ाई को जो है समाप्त किया जाए। ओके, दैट इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो है रियलिटी प्रिंसिपल। रियलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, हमारे रियलिटी पे काम करता है। लाइक ईगो सेटिस्फाई द इट्स प्लीजर सीकिंग अर्ज। अब इसका काम ही क्या होता है कि वो तुमको अलग अलग तरीके से प्लीजर लेने के लिए क्या करेगा, फोर्स करेगा। लेकिन इन ए रियलिस्टिक वे जो ईगो आता है बोलता है ठीक है तुमको प्लेजर चाहिए तो चाहिए, लेकिन रियलिस्टिक वे में लो। ठीक है, इमेजिनेशन के वे में मत लो, इसको एक रियलिस्टिक वे में लो। एंड कंसीडरिंग करता है रियल वर्ल्ड कंस्टेंट, किस तरीके से जो है एक रियल वर्ल्ड में रह करके जो है हम चीजों को ग्रेस्प कर सकते हैं, उसी तरीके से तुमको लेना है। ओके, जैसे कि जो एक स्टूडेंट है वो जाना चाहता है वर्ल्ड टूर पे, कहीं घूमने जाना चाहता है, लेकिन उसका एग्जाम है। ठीक है, तो वो बोलेगा ईगो कि ठीक है तुम घूम लेना, तुमको जितना मन होगा उतना घूम लेना, लेकिन पहले एग्जाम तो दे दो, अभी पढ़ाई कर लो, पहले घूम लो, पहले पढ़ लो, फिर जाकर के घूम लेना। इस तरीके से जो है रियलिटी प्रिंसिपल पे जो है ईगो डील करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैलेंसिंग रोल। बैलेंसिंग रोल का मतलब क्या होता है, इट मीडिएट्स बिटवीन द इट्स इंपल्स एंड द एक्सटर्नल रियलिटी, हेल्पिंग ए पर्सन फंक्शन इफेक्टिवली इन ए डेली लाइफ। यहां का मतलब क्या कह रहा है कि ये मीडिएट करता है किसके बीच में,
इट्स इंपल्स के बीच में एंड एक्सटर्नल रियलिटी के बीच में। ठीक है, अब इट का इंपल्सेस हुआ कि मेरे को कोई पार्टिकुलर थिंग चाहिए, उसके अंदर बहुत कस के इंपल्स उठ रहा है कि मेरे को ये चाहिए चाहिए चाहिए, और एक्सटर्नल रियलिटी जो है कुछ और है। ठीक है, एक्सटर्नल रियलिटी मतलब इन्वायरमेंट का रियलिटी कुछ और है। तो जो ये इड जो होता है, जो ईगो होता है, वो इस दोनों के बीच में जो है बैलेंस करवाता है और हेल्प करता है एक पर्सन को फंक्शन करने में इफेक्टिवली तरीके से इन डेली लाइफ। ठीक है, डेली लाइफ में जो है इफेक्टिवली तरीके से जो है वो काम करने में मदद करता है। जैसे कि जो है एक बच्चा है, एक बच्चे को चॉकलेट खाना है, लेकिन उसको जो है कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो जा करके जो है पहले अपने पेरेंट्स से परमिशन लेगा कि पापा जी मैं क्या ये चॉकलेट खा सकता हूं, या मेरे को वो चॉकलेट दिला दो, मेरे को खाना है। तो हो सकता है कि उसके पिताजी जो है उसकी सिचुएशन देख करके जो थोड़ा सा चॉकलेट जो है उसको खाने के लिए दे दें। ओके, इस तरीके से जो है बैलेंसिंग करता है अपने रोल को। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जो हमारे कोग्निटिव प्रोसेसेस हैं उसका डेवलपमेंट होना। ओके, तो यहां पे कह रहा है कि द टेंशन बिटवीन द इट्स डिजायर एंड द रियलिटी लीड्स टू एडवांस थिंकिंग स्किल। तो यहां पे कह रहा है कि जो टेंशन चल रही है इट्स के डिजायर के बीच में और रियलिटी के बीच में, इसके बीच में टेंशन के कारण जो है हमें बहुत सारी चीज सोचने का मौका मिलता है। हमें जो है ईगो अलग अलग तरीके के रेशनल थिंकिंग देता है कि किस तरीके से जो है इससे निपटना है, किस तरीके से जो है हमको सुपर ईगो भी मेंटेन करना है, और किस तरीके से जो है हमको ईड के भी ख्वाहिश को पूरा करना है। ठीक है, तो इस दोनों को किस तरीके से मैनेज करना है, इस चीज को करने के चक्कर में जो है हमारा थिंकिंग स्किल क्या होता है, एडवांस होता चला जाता है। ठीक है, ताकि हम अपने ईड को, अपने जो अंदर ख्वाहिश बैठा कर रखे हैं उसको भी पूरा कर सके, और समाज के नगरों में जो है हम गलत भी ना बने। ठीक है, इस तरीके से किस तरीके से थिंकिंग कर करके जो है ईगो तुमको वो काम करवाता है, इससे जो है तुम्हारा कोग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है। तो यहां तक जो है हम लोगों ने पूरे तरीके से पढ़ा कि किस तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है और किस तरीके से जो ये काम करता है, इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, कितने लेवल्स में बांटा गया है, इस सारे चीज को जो है हम लोगों ने देखा, समझा और जाना। तुमको क्या समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, और कुछ अगर समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करना है, मैं उसको जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको जरा सा भी कुछ समझ में नहीं आता, और जिसको समझ आता है उसको भी शेयर करो। ओके, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।